नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, आधार सीरीज का अगला लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए, डेट 32। और ये प्रश्न आज जो है मेंटल प्लूम के ऊपर है। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, आपको पता होगा, और यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अन्य स्टेट एग्जाम भी इसको पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले समझें कि मेंटल प्लूम है क्या। देखिए, पिछले 2 लेक्चर में हम आपको प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत करा चुके हैं। इससे पहले आपको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कराया है, और इसलिए ये मेंटल प्लूम का क्वेश्चन लेकर आए हैं आज, क्योंकि ये सब लिंक है आपस में ना। अब आपको पता होगा कि पृथ्वी के ऊपर जो प्लेट है वो इधर उधर तैरती रहती है, उसी से मिलता जुलता सिद्धांत था आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। उसमें यही बताया गया था कि भाई कैसे प्लेट तैरते हैं और कैसे इनके टकराने से अभिसारी या अपसारी सीमा बनती है और क्या क्या स्थलाकृति बनती है। अब मेंटल प्लूम भी इसी से संबंधित है, क्यों ये प्लेट तैरती है, इसमें मेंटल प्लूम का भी एक बड़ा रोल है। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये प्लेट, अगर आपको नहीं पता है लिथोस्फीयर होता क्या है, क्योंकि अभी लिथोस्फीयर हम डिस्कस करेंगे बार बार, क्योंकि वहीं से मेंटल प्लूम निकलता है, तो ये डिस्कस करेंगे बार बार। फिर आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि आपकी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है क्या, ये जल्दी से बताया जाता है 2 मिनट में। क्रस्ट, मेंटल, कोर, आपको पता ही है, 3 जो पृथ्वी की मेनली 3 भागों में बांटा जाता है आंतरिक संरचना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर सबसे आंतरिक भाग होता है, जिसमें लोहा वगैरह जो होता है पिघला हुआ काफ़ी गर्म होता है, और ये सबसे ठोस भाग होता है, अंदर लिक्विड भाग होता है, अंदर लिक्विड फॉर्म में लोहा होता है, यहाँ ठोस नहीं। ये ऊपर भूपरपट्टी होती है, जिसमें आपको ये दिखाई देती है जमीन की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, चलते हैं, और पानी वगैरह सब इसी के ऊपर है, महासागर भी इसी के ऊपर है। ये देख लीजिए आप, लिथोस्फीयर, जिसे आप स्थल मंडल बोलते हैं, स्थल मंडल हिंदी में। और इसके नीचे होता है ये एस्थेनोस्फीयर, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, है ना। ये आप समझ लीजिए पहले क्या होता है दुर्बलता मंडल। और ये देखिए, ये क्रस्ट का और ऊपरी मेंटल का भाग होते हैं, जो आपका जो लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर मतलब ये पूरा क्रस्ट नहीं होगा, थोड़ा क्रस्ट का जो पूरा भाग होगा, और थोड़ा जो ये मेंटल है, मेंटल का थोड़ा ऊपरी भाग होगा। देखिए, मेंटल यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से, है ना, तो और लिथोस्फीयर यहाँ तक आ रहा है। अर्थात लिथोस्फीयर के अंदर जो है स्थलमंडल जो है, उसके अंदर क्या हुआ, ऊपर का तो ये भाग है ही, क्रस्ट, पूरा क्रस्ट आया, और थोड़ा सा मेंटल का ऊपरी भाग आया, क्योंकि ऊपरी भाग जो है मेंटल का भी वो ठोस होता है, एक किस्म से प्लास्टिक के जैसा होता है, वो पूरा ठोस भी नहीं होता है। तो ये लिथोस्फीयर के 2 पार्ट होते हैं, ये समझ लीजिए, ओशियनिक अर्थात महासागरीय लिथोस्फीयर, और कंटिनेंटल अर्थात महाद्वीपीय लिथोस्फीयर। ओशियनिक लिथोस्फीयर ये होगा भाई, जहाँ महासागर है उसके नीचे का भाग मिलाते हुए और उसको मिलाते हुए ये हो जाएगा ओशियनिक लिथोस्फीयर। और जो हमारा कंटिनेंटल लिथोस्फीयर है, ये हमारा यहाँ हो जाएगा जो कंटिनेंट है, जैसे जहाँ जमीन है, और इसमें ये पहाड़ की चोटियों तक का ये पूरा भाग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ये पूरा लिथोस्फीयर है, यहाँ भी मिट्टी और ये सब पदार्थ है, पृथ्वी से कई पदार्थ हैं, ये पृथ्वी के ही पदार्थ ये ऊपर उठे हुए हैं, कहीं अलग से तो नहीं आए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा लिथोस्फीयर, कंटिनेंट अर्थात महाद्वीप लिथोस्फीयर। और जहाँ ये पानी है और इसके नीचे की थोड़ी जमीन मिलाते हुए ये हो जाएगा आपका महासागरीय लिथोस्फीयर, महासागरीय स्थलमंडल। तो ये 2 चीज़ें आप समझ लीजिए। ये आपको पता है, क्रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूपरपट्टी, मेंटल को मेंटली बोलते हैं, और कोर को हिंदी में क्रोड लिख देते हैं ऐसे। तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 इसकी लेयर है। ये देखिए, ऊपरी जो जितनी भी ठोस चट्टानें हैं, ये सभी क्रस्ट में होती है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बनी ठोस चट्टानें। मेंटल में क्या होती है, ये भूपरपट्टी अर्थात क्रस्ट और कोर के बीच का भाग है। इसमें सघन गर्म लोहे, मैग्नीशियम इत्यादि ठोस चट्टानें होती हैं, इसमें जो इन चीज़ों से बनी हुई, सघन होगी, लोहा और मैग्नीशियम की होगी। फिर कोर आती है, ये सबसे भीतर परत है, इसमें तरल है, और इसमें अधिकांश क्या है, लोहा, आयरन, Fe। ये इसका क्रस्ट के भी देखिए 2 चीज़ें होती हैं, बाहरी कोर और आंतरिक ठोस। जो बिल्कुल सबसे लास्ट वाली होती है ये क्रस्ट, ये वाली, ये ठोस होती है, इसके बाद ऊपर लिक्विड होता है ऐसे। यही बताया कि भौतिक आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, दुर्बलता मंडल और स्थलमंडल। अभी क्रस्ट, मेंटल, कोर आपको समझ आ गया है। अब हम मेंटल प्लूम करेंगे डिस्कस, क्योंकि वो उसका संबंध इससे था लिथोस्फीयर से, इसलिए ये बता दिया आपको। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्या क्वेश्चन है, मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए और प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब प्लेट विवर्तनिकी आपको पता ही है कि ये अभिसारी सीमा होती है,
ऐसे जब चलेंगे प्लेट एक दूसरे की तरफ, फिर अगर ऐसे चलेंगे तो अब सारी पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए, लेक्चर 31 में पूरा प्लेट विवर्तनी की बताया हुआ है क्या है वो। अब इसकी एक छोटी सी अपनी हम इंट्रो लिखेंगे, छोटा सा भूमिका बना देंगे 2 लाइन की, सीधा टू द पॉइंट। कैसे? मेंटल प्लूम, क्योंकि प्लूम मेंटल प्लूम का क्वेश्चन है, खाली मेंटल का तो है नहीं। अब बता देंगे ये है क्या। मेंटल प्लूम पृथ्वी के मेंटल अर्थात जो आवरण जो होता है ये वाला मेंटल जो भी बताया, में उत्पन्न होने वाली अत्यधिक गर्म और ऊर्ध्वगामी, देखिए ये याद रखेंगे आप, ऊर्ध्वगामी, क्योंकि ये ऐसे नीचे से उठता है और ऊपर की तरफ चलता है, ऊपर उठने वाली पदार्थ की स्तंभकार धारा है। अब धाराएं दो प्रकार की होती है ना, या तो इधर चलेगी धारा लिक्विड, जैसे प्लेट, जब प्लेट जिनके ऊपर चलती है धारा इधर चलती है, और मेंटल प्लूम ऐसे चलेगा। तो स्तंभकार धारा है अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वगामी धारा है, जो पृथ्वी के मेंटल और कोर की सीमा से उत्पन्न होकर लिथोस्फीयर तक पहुंचती है। और ये सीमा आप ऐसे बता देंगे 2900 किलोमीटर की गहराई लगभग। अब ये देखिए इसका एक डायग्राम आप ऐसे एरो लगा देंगे, फिर इसका एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि डब्ल्यू जैसन मॉर्गन ने 1971 में ये प्रस्तावित किया था, क्या मेंटल प्लूम को उन्होंने समझाया था अच्छे से। अब क्या होता है, ये डायग्राम से आप बता देंगे, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देंगे, बस आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेंटल प्लूम को क्या पूछा है, परिभाषित करना है। तो परिभाषा का मतलब ये नहीं कि भाई केवल आप डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन तो ये दे ही दी हमने, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन 2 पार्ट में होता है ना, देखिए मैंने आपको पहले बताया ये 2 पार्ट है क्वेश्चन के। अगर ये उदाहरण के लिए 15 नंबर का है तो 7.5 7.5 ऐसे नंबर हैं। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का, तो 6 इसके होंगे, 6 इसके होंगे। तो दोनों भागों को आपको सम्मान देना पड़ेगा। क्या बताएंगे, देखिए ये ऐसे डायग्राम बनने, कोर मेंटल सीमा ऐसे सीधा सा, और यहाँ से मेंटल प्लूम उठते हुए दिखा देंगे। ये अपना ऐसे उठा हुआ है ऊपर को, और ये आया कहाँ तक, पृथ्वी की क्रस्ट तक, ऊपर तक, और फिर इसी से ज्वालामुखी वगैरह ये बनते हैं। ये जो आपका हवाई द्वीप है उसका एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है वो बता देंगे। अब मेंटल प्लूम की जो ये पूरी शेप बनती है, ये लावा है, बिल्कुल गरम गरम लावा होता है। अब इसको ऊपर जब भी होता है, मशरूम क्या करते बन जाते हैं, इसके ऊपर से छोटा होता है और नीचे से इसकी टेल होती है, इसकी पूंछ होती है। तो ऐसे लिखेंगे, ये मेंटल लिख देंगे आप, यहाँ मेंटल है, कोर और मेंटल की सीमा से है भाई। कोर जो पृथ्वी का बिल्कुल आंतरिक भाग है, जो भी आपको बताया, ये कोर। देखिए ये उठता कहाँ से, कोर, ये है कोर, और मेंटल की जो सीमा है यहाँ से उठकर इतने ऊपर तक ये देखिए आता है। और यहाँ ज्वाला, ये जो ऊपर प्लेट होती है पृथ्वी की, इनके मूवमेंट में भी इसका रोल होता है। और जैसे प्लेट इधर उधर हटती है, यही लावा ऊपर आ जाता है और ज्वालामुखी बना देता है। अब इसको थोड़ा सा बता देंगे कि ये मेंटल की प्लूम की टेल है ये, और ये प्लूम का हेड है जो चौड़ा है। बस इतना ही आपको बता देना है, और ये लिथोस्फीयर प्लेट बता देना है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको इसका आइडिया है। इनको फिर यहाँ थोड़ी सी व्याख्या देंगे। चौड़ा गुंबदकार और पहली बार उठने वाला विशाल फ्लड बेसाल्ट होता है। बाढ़ बेसाल्ट मतलब फ्लड बेसाल्ट अर्थात बाढ़ बेसाल्ट उत्पन्न करता है। क्या है प्लूम टेल, क्या है, संकरा, स्थायी स्तंभ और हॉट स्पॉट का निर्माण करता है। प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका क्या है, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है आपका, तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको बताना पड़ेगा। हॉट स्पॉट का निर्माण, अब देखिए अभी जैसे बताया कि ये हॉट स्पॉट का निर्माण करता है प्लूम टेल, तो इसके बारे में 2-3 लाइनें लिख देंगे। प्लूम जहाँ लिथोस्फीयर को भेदता है, अर्थात जो पृथ्वी के ऊपर जो ये लिथोस्फीयर है इसको भेदता है, जब इसमें आगे टक्कर मारेगा ये, तो वहाँ क्या हुआ, स्थायी ज्वालामुखी केंद्र बनते हैं। तो जैसे आपको पता है ना, जब प्लेट हिलती है तो वहीं से ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं तब। और उसके पीछे बल कौन सा है, ये प्लूम का ही तो बल है। ये अगर ये प्लूम ही नहीं होता तो फिर ये ज्वालामुखी भी नहीं बनती। तो ये आप एक लाइन में संक्षेप में ऐसे लिख देंगे। प्लेट इसके ऊपर से खिसकती रहती है और द्वीपीय श्रृंखला बनाएगी। अब देखिए जब ये प्लेट, यहाँ ये प्लेट जो हमारी है, ये प्लूम एक किस्म से ये काफ़ी बड़ा होता है, ये दिखने में तो ऐसे छोटा लग रहा है। तो जब ये लिक्विड होगा तो प्लेट इसके ऊपर इधर उधर खिसकेगी, और जहाँ से भी मौका मिलेगा ये प्लूम बाहर निकलेगा और ये ज्वालामुखी बना देगा। यही आपको बता देना है। उदाहरण के लिए बेस्ट एग्जाम्पल इसका है हवाई द्वीप श्रृंखला, क्योंकि वहाँ एक तरफा ऐसे कहीं कहीं ज्वालामुखी बनी है लाइन में, तो ये आप बता देंगे। पैसिफिक प्लेट और हवाईयन हॉट स्पॉट, जो पैसिफिक प्लेट है वहाँ, और नीचे हॉट स्पॉट कौन सा है, हवाई, उसका नाम दिया क्योंकि वो हवाई क्षेत्र, मतलब इस जगह का नाम हवाई है ना, तो इसलिए हवाई द्वीप श्रृंखला से बोलते हैं। ये कहाँ है, ये अलास्का जो है इसके इधर, ये यहाँ नीचे आती है प्रशांत महासागर में। इधर अमेरिका हो गया, इधर जापान वगैरह होगा, और इधर एशिया हो गया पूरा, तो यहाँ ही हवाई द्वीप है इनका, तो वही है ही। दूसरा,
इसका एक ही छोटा सा आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। देखिए 2 डायग्राम आप बना दोगे तो आपको औरों से बेहतर अंक मिलेंगे। बनाना कुछ नहीं, सिंपल सा डायग्राम है कि देखिए पहले यहाँ से खिंच के होगी प्लेट, तो ये सबसे पुराना द्वीप हो गया, ये सबसे पुरानी ज्वालामुखी होगी। फिर थोड़ा और आगे चली होगी प्लेट, हिली, फिर एक यहाँ ज्वालामुखी बना, तो ये अब फिर उसके बाद ये बना, इसकी और कम आयु होगी और ये सबसे नया होगा, ये बिल्कुल वर्तमान का होगा। तो ऐसे बता देंगे, जो वर्तमान का होगा वहाँ ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गार होगा। तो ये सब बता देना आपको संक्षेप में। प्लेट का संचालन, प्लेट संचालन का साक्ष्य, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका बतानी है हमें। तो भूमिका तो बस सीधी ये है कि भाई ये इसके नीचे है और इसके ऊपर प्लेट घूम रही है, ये विवर्तन हो रहा है। लेकिन इतना तो क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, हम 4-5 हेडिंग देने पड़ेंगे, तो उससे रिलेट करते हुए एक एक पॉइंट बताएंगे। जैसे हॉट स्पॉट स्थिर रहता है, प्लेट चलती है। हॉट स्पॉट कौन सा है? ये वाला, ये जो नीचे का पूरा हॉट स्पॉट है, ये वाला, ये पूरा हॉट स्पॉट है। तो ये स्थिर रहेगा, चलेगी केवल प्लेटें, और जहाँ से प्लेट ब्रेक होगी वहीं ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा। अब दूसरा क्या होगा? द्वीपों की आयु क्रम श्रृंखला। जो आइलैंड है बताया अभी, उनकी आयु होगी, जो इसके पास होगा वो युवा होगा, जो इससे दूर होगा वो ओल्ड हो जाएगा, अर्थात वो बुजुर्ग हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। द्वीपों की आयु श्रृंखला प्लेट की दिशा और गति बताती है। वही जैसे बताया, अगर इधर युवा है तो इसका मतलब क्या है? प्लेट इधर को खिसक रही है, उधर से खिसकते हुए आ चुकी है। तो इससे जो है हमारा द्वीपों की आयु पता चलता है और प्लेटों की गति पता चलती है। अब जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो अपनी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये ऐसे टकरा रही है किससे? यूरेशियन प्लेट से। ये बताया था आपको पिछले लेक्चर में, अगर याद होगा आपको। और ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी, तो यही हिमालय का निर्माण हुआ है। तो अभी जब हम देखेंगे यहाँ, अगर यहाँ देखेंगे कोई यहाँ ज्वालामुखी होगा तो वो पुराना होगा, और यहाँ जो होगा वो नया होगा। तो इससे पता चल जाएगी प्लेट इधर से इधर चल रही है। तो यही इसका रोल है। आगे देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी के सबसे बड़े प्रमाणों में से एक है, अर्थात जब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था तो उसको सिद्ध करने के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। महाद्वीपीय विभाजन, अब आपको बताया था पहले क्या था, वो पैंजिया और पैंथेलासा। फिर ये टूटा, ऊपर का भाग क्या बना? लोरेशिया, नीचे का क्या बना? गोंडवाना लैंड। तो फिर इनसे महाद्वीप बने। जैसे गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप बनते हैं? दक्षिण अमेरिका, जो नीचे वाले सारे हैं, अफ्रीका, और हमारा भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, भले ये टूटकर ऊपर खिसक कर चला गया हो, है ना, और ऑस्ट्रेलिया, ये सब नीचे वाले हिस्से हैं। तो ये आप बताएंगे महाद्वीप, जो कॉन्टिनेंटल महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है, जो पहली वीडियो आपको बताई थी, इससे पहली वीडियो प्लेट विवर्तन की थी, उससे पहली महाद्वीप विस्थापन की, वो आप देख सकते हैं। तो वो जो विभाजन हुआ था वो मेंटल प्लूम के कारण हुआ था, ये बताया इससे। कैसे? अत्यधिक ताप से लिथोस्फीयर कमजोर होता है, अर्थात जो हमारा ऊपर वाला है लिथोस्फीयर, सबसे ऊपर स्थलमंडल बोलते हैं इसे। रिफ्ट घाटियां बनती हैं, अंततः महाद्वीप टूटते हैं। अभी भी टूट रहे हैं महाद्वीप। देखिए वो तो जब टूटे तो टूटे भाई, 7 महाद्वीप बने। पहले ये था पेंजिया, इससे 7 महाद्वीप बने, लेकिन ये महाद्वीप के अंदर भी अभी टूट रहे हैं। आपने देखा होगा न्यूज में, देखना, अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप जल्द ही टूट कर, जो रेड सी जो है ना, यहाँ से ये रेड सी, और इधर यहाँ से लेकर विक्टोरिया झील तक एक बड़ी ही गहरी खाई बननी है उसके ऊपर ना। तो अभी बोलते हैं कि कुछ करोड़ साल में आगे महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये टूटकर अलग हो जाएगा इससे, ये वाला भाग। भाई मेडागास्कर तो पहले अलग हो चुका है इससे, लेकिन ये पूर्व अफ्रीका जो है ये भी टूटने वाला है। वहाँ जाकर देखेंगे आप, फोटो में देखते हैं, नेट के ऊपर देखेंगे, गहरी घाटियाँ, जैसे मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, अपने यहाँ बोलते हैं भाई, आम भाषा में उसको बोल देते हैं ना कि पाताल, पाताल लोक। वो यहाँ से ना पाताल लोक टाइप दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम गहराई ऐसी हो चुकी है। तो अफ्रीकी रिफ्ट वैली के नीचे सक्रिय प्लूम है, उदाहरण देंगे यहाँ पर। ये जो है लार्ज, जो बेसाल्ट प्रांत, अर्थात लार्ज इंजियस प्रोविंस, है ना, LIP से बोल देते हैं। यहाँ क्या होता है कि जब ये प्लूम फटेगा तो वहाँ लाखों वर्ग किलोमीटर में लावा फैल जाएगा जो नीचे से आएगा। तो उससे क्या होगा, एक पठार टाइप बन जाएगा वहाँ। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा दक्कन का पठार, आप देखते भी होंगे जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो क्या पूछते हैं कि कौन सा है जो बेसाल्ट लावा से बना है हमारा भारत का भूभाग, तो है दक्कन का पठार। तो ये 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व जो है रियूनियन प्लूम से निर्मित हुआ था। इस जो इसके नीचे जो प्लूम है उसका नाम है रियूनियन प्लूम, क्योंकि आपको पता होगा ये मॉरिशस, रियूनियन वगैरह जो देश है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा प्लूम फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम रियूनियन प्लूम दिया हुआ है। और सुपर कंटिनेंट विखंडन, जो पहले बताया कि जब शुरुआत में जब हुई थी, पेंजिया का विखंडन जो हुआ था, वो मेंटल प्लूम में उसकी भूमिका मानी जाती है। अच्छा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब वैगनर
अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था तो उन्होंने मेंटल प्लूम नहीं बताया था, उन्होंने कोई दूसरे बल बताए थे। देखिए उनका सिद्धांत सही था लेकिन वो उसको अच्छे से साबित नहीं कर पाए थे, सिद्ध नहीं कर पाए थे। अगर वो उस समय केवल जो ज्वारीय बल और पोलर पोलर बल जो था उसके अलावा मेंटल प्लूम भी बताते तो उनका 100% सही होता, सिद्धांत सही था, लेकिन क्या कि उसका प्रूव वो उसको अच्छे से नहीं कर पाए थे। लेकिन अब मेंटल प्लूम की उदाहरण आई है तो माना उनका सिद्धांत भी सही माना जाता है कि पहले जो है सब एक ही भाग था और फिर महाद्वीप टूटे। इसे बोलते हैं सुपर कंटिनेंट विखंडन, अर्थात जो बड़े कंटिनेंट थे शुरू में। अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के पृथक्करण में ट्रिस्टन प्लूम सहायक था। अब ये जगहों के ऊपर नाम रखे हुए हैं, ये आप याद कर लीजिए, इसका उदाहरण आप ये दे सकते हैं। तो ये मेंटल प्लूम का क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं। देखिए इसके उदाहरण 2-4 उदाहरण दे दें, कुछ तो ऊपर दिए हुए हैं, कुछ यहाँ लिख देंगे। आइसलैंड ऐसा है, येलोस्टोन है, रियूनियन है, और इनकी क्या क्या विशेषता है ये बता दिए। सबसे सक्रिय है, अभी हवाई वाला है, 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष ये ऊपर की ओर खिसक रहा है। अब निष्कर्ष देखिए, छोटा सा निष्कर्ष। मेंटल प्लूम, क्योंकि ये प्लेटो विवर्तनिक और मेंटल प्लूम का आपस में संबंध पूछ रहा है तो उसी से जोड़ते हुए हम निष्कर्ष लिखेंगे। मेंटल प्लूम प्लेट विवर्तनिकी का पूरक तंत्र है, जहां प्लेट विवर्तनिकी क्षैतिज संचालन दिखाती है, अर्थात ऐसे हॉरिजेंटल, भाई प्लेट तो ऐसे चलती है, प्लेट तो ऐसे चलेंगी नहीं, तो प्लेट ऐसे चलती है और मेंटल प्लूम ऐसे चलता है, यही बताया। क्षैतिज संचालन की व्याख्या करता है, वही मेंटल प्लूम ऊर्ध्वाधर ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाता है। दोनों मिलकर पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो मेंटल प्लूम के बगैर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अधूरा है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अगर कभी मेंटल प्लूम और विवर्तनिकी में अंतर पूछता है तो आपको ऐसे बता देना 4-5 पॉइंट। इस क्वेश्चन के आंसर में ये नहीं लिखना है आपको, ये अलग से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसका इंग्लिश का आंसर यहाँ है, जो भी हमारे इंग्लिश के साथी है वो इसको देख सकते हैं। और ये हमारी आधार विशेष बैच चल रहा है, अभी 2.0 चल रहा है, GS2 उसमें कराया जा रहा है। GS3 के लिए आपको जुड़ना है तो ये आप फी पे कर सकते हैं, और 15 जून से शुरू हो रहा है। GS2 से भी जुड़ना है तो अभी जुड़ सकते हैं, आपको सारे टेस्ट दिए जाएंगे। किसी को पूरी टेस्ट सीरीज एक साथ लेनी है तो इसके स्थान पर उसको आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि संपूर्ण अगर तैयारी करनी है, देखिए पूरा ऐसा सिलेबस बांटा हुआ है हमने। GS2 का ऐसे ही आपको GS3 का मिल जाएगा, फिर GS4, 5, 6 सारा कराया जाएगा। और अगर आपको लिखना है अच्छे से, आपकी प्रैक्टिस हो रखी है तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। और अगर आप अभी फ्रेशर हैं तो आप आधार सीरीज को देखते रहिए, सारे नोट्स बनाते रहिए, और अंत में आप कीजिएगा आंसर राइटिंग, जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।